हो सभी बच्चे? एम आई ऑडिबल? चलो, अभी हमने कर लिया, क्या पार्ट कर लिया हमने अभी? मोनोपोली। हाँ, अभी हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट करना है, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम वगैरह हमने करा। लिखो, हेडिंग डालो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि 3 डिग्री इसके अंदर होती है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक बार मैं बताती हूँ, फिर आप, क्योंकि आपको कोई डिस्कस प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपने करा था ना पहले। ये वो सिचुएशन है जहां पर हर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइजेस में बेचता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने आकांक्षा से पूछो आप कितने पैसे पे कर सकते हो। आकांक्षा बोले मैम मैं ना 2,000 रुपए पे कर सकती हूँ। तो मैं कहती हूँ आकांक्षा आप 2,000 दे दो, मुझे 2,000 में भी फायदा हो रहा है। मतलब सामने वाला मैक्सिमम कितना पे कर सकता है, वो होती है पहली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब मुझे पता है मेरा लेट्स सपोज 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा लेट्स सपोज 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगी, कम से कम मुझे वो 2,000 दे रही है तो मैं तो खुश हूं ना। समझ गए? समझ गए पॉइंट से? सो ये वो टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जहां पर मोनोपोली सेल करता है हर यूनिट एट डिफरेंट प्राइस, मतलब मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर जितना पे करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एज मच ही वांट्स टू बेयर। ये मिसेस रॉबिन्सन ने इसे परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा है। इसको लिखो, मिसेस रॉबिन्सन ने इसे मोनोपोलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कहा है। इससे क्या होगा, हर फर्म मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती है। हर एक फर्म मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस जो है वो चार्ज कर सकती है। तो फर्म के पास सिर्फ सरप्लस रहेगा, कंज्यूमर का सरप्लस रहेगा। ठीक है जी, सारा कंज्यूमर का सरप्लस फर्म के पास रहेगा। प्लीज राइट इट डाउन, ऑल द कंज्यूमर सरप्लस विल बी फॉर सेलर। ठीक है जी, इसका इस डिस्क्रिमिनेशन को मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर भी कहते हैं। बायर के पास कोई सरप्लस लेफ्ट नहीं होता, बायर को फोर्सफुली वही प्राइस पे करना पड़ता है। अंडर फर्स्ट डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बायर को फोर्सफुली वही प्राइस पे करना पड़ता है जो कि वो मैक्सिमम विलिंग है पे करने के लिए। क्लियर हुआ? आ जाओ अर्चना वीडियो में। ठीक है जी, तो फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन में प्लीज राइट इट डाउन, थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है डिमांड जो कंज्यूमर की होती है वो मार्जिनल रेवेन्यू सेलर का बन जाता है। डिमांड ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ सेलर। हर यूनिट को तुम सेपरेट प्राइस पर बेचते हो। एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड एट सेपरेट प्राइस। ओके, इसलिए डिमांड कर्व बायर की, मार्जिनल कर्व सेलर का होता है। अर्चना नहीं करना आपने, माइक ऑन, वीडियो ऑन, क्या बात है? सिर्फ 2 ही बच्चे क्लास में ऑन करते हैं माइक और वीडियो। क्लियर हो गया? डिफरेंट प्राइस इतना पता लग गया। ठीक है जी, ये डिस्क्रिमिनेशन का वर्स्ट केस होता है, वर्स्ट केस, क्योंकि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खराब है ना। ठीक है जी, अब ज्यादा बताया मैंने आकांक्षा आपसे कि नहीं बताया ज्यादा? चलो लिखो सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में सेलर डिवाइड कर लेता है कंज्यूमर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेइंग कैपेसिटी एंड discriminate on the basis of consumer surplus। इसका मतलब इस लाइन को अगर आपने नहीं लिखना ना लिखो, इसमें लिखो जिसकी कैपेसिटी कम उससे कम चार्ज करेंगे, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। मतलब अमीरों से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और गरीबों से इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री भी देते हैं। पता ना आपको गरीबों को कितनी यूनिट्स फ्री मिलते हैं?
है ना, इलेक्ट्रिसिटी के। ये कौन बोल रहा है? कहाँ से आ रही है आवाज? अर्चना? अर्चना अपनी वीडियो में ऑन कर दिया है। अर्चना, हमें आपकी आवाज सुननी है, कुत्तों की आवाज नहीं सुननी है। ठीक है। कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जांपल पता लग गई सेकंड में। इसमें कंज्यूमर के पास थोड़ा सा सरप्लस बचता है, क्यों? गरीबों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है ना, जैसे सम कंज्यूमर। इसका मतलब कुछ ही कंज्यूमर को सरप्लस बचता है। कुछ कंज्यूमर कौन? जो गरीब होते हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम देते हैं। अब थर्ड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें मोनोपोलिस्ट डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, फॉरेन मार्केट में डंपिंग होता ना, हमने इंटरनेशनल बिजनेस में करा था, लोअर प्राइस फॉरेन मार्केट में चार्ज करता है। इसे रियल लाइफ और कॉमन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। ओके, याद रखिए, जब आप वो डोमेस्टिक मार्केट में थर्ड डिग्री में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है तो डिमांड लेस इलास्टिक होती है, और जब फॉरेन मार्केट में वो कम प्राइस चार्ज करता है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। क्यों ज्यादा इलास्टिक का मतलब क्या है? अगर हम लोग फॉरेन कंट्री में ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो जो फॉरेन कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे। ज्यादा इलास्टिक होने का मतलब है कंज्यूमर शिफ्ट हो सकता है। कम इलास्टिक का मतलब है कंज्यूमर जल्दी शिफ्ट नहीं होगा आपसे, चाहे आप ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर लो। इसीलिए इसीलिए मोनोपोली के पास फॉर एग्जांपल एक ही सेलर है, आपको वहीं से जाना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल आप जिस लेट सपोज आप अपने स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड में पढ़े हुए, तो वो जो पेपर की फीस रखेंगे आपको वो पे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि और कोई बोर्ड है ही नहीं, है ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मोनोपोलिस की ज्यादातर जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। इनइलास्टिक मतलब कोई चेंज नहीं है, आपको खरीदना ही पड़ेगा जितने प्राइस पर वो दे रहे हैं, है ना, आपको खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, ऑनलाइन कोर्सेज आपकी मर्जी होती है, आप जिसको मर्जी चूज कर सकते हो, क्योंकि बड़ा परफेक्ट कंपटीशन टाइप है, या डिफरेंशिएशन आप कह सकते हो उसमें, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है सभी एक जैसा पढ़ा रहे, सभी एक जैसा तो पढ़ाते नहीं है। कॉमन सेंस, है ना। तो मोनोपोलिस्ट में इन इलास्टिक डिमांड कब होती है? सो इसमें जिसमें वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है उसमें लेस इलास्टिक डिमांड है, और जिसमें वो कम प्राइस चार्ज करता है उसमें वो मोर इलास्टिक डिमांड है। मोर इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है वो चेंज कर सकता है प्राइस। इससे हमें ये पता लगा कि इसके अंदर डंपिंग आता है। सो अब हम डंपिंग की टाइप्स कर लेते हैं। डंपिंग की टाइप्स पता ना, हेडिंग डालो पहला, स्पोरेडिक डंपिंग। हाँ जी बोलो। ये रियल लाइफ सिचुएशंस में काम आता है, ये वाली डंपिंग, सॉरी ये वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब तो भूलेगा नहीं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, हाँ जी, क्या बोला? चेंज होना। नहीं, इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है चेंज आना। इलास्टिसिटी इज चेंज। जैसे आप अपने इलास्टिक को खींचते हो, कम से ज्यादा से कम हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, दैट इज इलास्टिक। इलास्टिक ज्यादा होने का मतलब है कि कंज्यूमर, आपने प्राइस बढ़ाया, कंज्यूमर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। मोर इलास्टिक का ये मतलब होता है। लेस इलास्टिक का मतलब है आपने थोड़ा प्राइस बढ़ाया भी है बट कंज्यूमर आपको ही चूज कर रहा है। रीजन क्यों चूज कर रहा है? आपके पास, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, दैट्स वाई। ज्यादा इलास्टिक का मतलब होता है कंज्यूमर के पास ऑप्शंस ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा है, वो शिफ्ट हो सकता है ज्यादा। कम इलास्टिक का मतलब है कंज्यूमर के पास इतने ऑप्शंस नहीं है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब इन इलास्टिक का मतलब तो जीरो, वो शिफ्ट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी 100% शिफ्ट नहीं हो सकता। लेस इलास्टिक में फिर थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है, बट मोर इलास्टिक में वो पूरा शिफ्ट हो सकता है। समझ लग गया? टाइप्स ऑफ डंपिंग करेंगे, हेडिंग डालो पहला, स्पोरैडिक। स्पोरैडिक। तब तक अर्चना माइक अपना म्यूट कर लो जब आप नहीं बोल रहे, सो दैट पीछे से नॉइस ना आए, ठीक है। स्पोरैडिक डंपिंग, स्पोरैडिक को इंटरमिटेंट डंपिंग भी कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, वो वाला इंटरमिटेंट डंपिंग। INTERMITTENT। ये एक्सेप्शनल केसेस में डंपिंग होती है, जब जब हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल हमारे देश में सिर्फ 100 यूनिट्स ही चाहिए, मैंने 200 यूनिट्स बना दिए, तो 100 यूनिट्स मेरे सेल हो गए, उसके बाद भी मेरे अब 100 यूनिट्स बचे, क्योंकि मैंने टोटल 200 यूनिट्स बनाए थे।
अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स बचे हैं उसको मैं सस्ते में फॉरेन कंट्री में बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने देश में प्राइस नहीं कम करूंगी। अपने देश में प्राइस नहीं कम करूंगी, मतलब अपने देश में तुम ज्यादा प्राइस ही चार्ज कर रहे हो, लेकिन फॉरेन कंट्री में जो एक्स्ट्रा 100 बचे हैं वो मैं महंगे बेच रही हूँ, ओ सॉरी सस्ते बेच रही हूँ। समझ गए स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? जब हम बचा हुआ स्टॉक जब हम बचा हुआ स्टॉक दूसरी कंट्री में महंगा बेचते हैं, इसे स्पोरेडिक या इंटरमिटेंट डंपिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरी कंट्री को डंपिंग डंपिंग में दो कंट्रीज होती है ना, एक हमारी इंडिया और एक फॉरेन कंट्री। अपने देश में 100 प्रोडक्ट्स क्यों दूसरी कंट्री में इसलिए बेचते हैं क्योंकि दूसरी कंट्री में कंपटीशन बड़ा होता है ना। तो फॉरेन कंट्री में जैसे मैं यूएस में हाँ, अगर आप महंगा बेचोगे, हाँ सस्ता बेचना है फॉरेन कंट्री में, सस्ता। फॉरेन कंट्री में प्रोड्यूसर सेल अनसोल्ड स्टॉक एट लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट। समझ गए? पर आप डोमेस्टिक कंट्री में प्राइस कम नहीं करोगे। परसिस्टेंट डंपिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट मतलब जब आपकी कॉस्ट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और और फॉरेन डिमांड भी बड़ी इलास्टिक है, इसलिए आप इंडिया में प्राइस महंगा ही रख रहे हो, फॉरेन कंट्री में सस्ता 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 बेची जा रहे हो। ठीक है जी? ठीक है जी? क्योंकि इंडिया में डिमांड लेस इलास्टिक है, इसलिए इंडिया वाले तो खरीद ही लेंगे, लेकिन फॉरेन में डिमांड मोर इलास्टिक है। परसिस्टेंट का मतलब आप कॉन्टिन्यूसली सस्ता करी जा रहे हो प्राइस, मतलब हर महीने तुम प्राइस सस्ता करी जा रहे हो फॉरेन कंट्री में। ठीक है जी? समझ गए? ठीक है जी? देन कम्स प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग का मतलब होता है जब आप दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट सस्ता या इवन लॉस पर भी बेच देते हो। क्यों? क्योंकि तुमने शिकार करना है। प्रीडेटरी का मतलब होता है शिकार करना है। शिकार करना है तुमने, क्यों, कैसे शिकार करना है? तुमने कई फॉरेन के कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर निकालना है, तो तुम कहते हो यार थोड़े से लॉसेस अगर मैं सह भी लूंगा तो क्या होगा, मेरे कॉम्पिटिटर तो खत्म हो जाएंगे। कॉम्पिटिटर जब एंड होते हैं तब वो प्राइस बढ़ा लेता है। बेस्ट एग्जांपल जियो। जियो ने पहले 0 प्राइस कर दिया था, फ्री में सिम बांटी। जब उसके काफी कॉम्पिटिटर, आपको पता है पहले बड़े सारी कंपनीज होती थी, मेरी जैसे अभी मेरी एयरटेल और वोडा है, मैंने तो कभी जियो नहीं लिया, बट जियो के पहले एयरसेल करके कोई कंपनी आती थी, एयरसेल होती थी, पता नहीं कुछ ऐसी होती थी। तो हाँ, तो वो बड़ी सस्ती सी होती थी, वो मैं मेरे पास होती थी, वो उसको उसने जियो ने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? प्रीडेटरी का क्या मतलब होता है? तुम शिकार जब करते हो तो छोटे मोटे प्लेयर्स मार्केट से हट जाते हैं। समझ गए? ठीक है, और शिकार का भी पता लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो हमारा मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या कहते हैं वो कर ही लिया, डिफरेंस कर लिया है ना। एक बार इनको क्रक्स में कर लेते हैं हम, इन सबको आज मोनोपोली और परफेक्ट को, जो हमने आज अच्छे से करा। पहली पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था परफेक्ट कंपटीशन का? एमसी इज इक्वल टू एमआर। क्लियर है? फिर हमारा क्या था? एमसी ग्रेटर देन हो सकता है स्लोप ऑफ एमआर से। एमसी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या थी इक्विलिब्रियम की? एमसी ग्रेटर देन हो सकता है एमआर से, है ना। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, परफेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ना, उसे हम मार्जिनल फर्म भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, दैट इज टीआर इज इक्वल टू टीसी। क्या?
फर्म नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, मार्जिनल फर्म भी कहते हैं। जो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है उसे हम मार्जिनल फर्म भी कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, मतलब टीआर इज इक्वल टू टीसी। परफेक्ट कंपटीशन का ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? टीआर इज इक्वल टू टीसी। ठीक है। अगर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो उसे इंट्रा मार्जिनल फर्म कहते हैं। अगर नॉर्मल फर्म होगा तो मार्जिनल फर्म कहेंगे ना, और अगर आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इंट्रा मार्जिनल फर्म। ओके। और प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई। मोनोपोली में तो सप्लाई कब होता ही नहीं ना, इसमें डिमांड और सप्लाई से डिपेंड करता है। ओके। शॉर्ट रन के जो इसमें प्राइजेस होते हैं उसे सब नॉर्मल प्राइजेस कहते हैं। शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस होते हैं उसे सब नॉर्मल प्राइजेस कहते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड कब डाउनवर्ड होती है? पर फर्म की हॉरिजॉन्टल होती है। ये लिखे हुए आपने पॉइंट्स कुछ, है ना? फर्म की हॉरिजॉन्टल होती है, इंडस्ट्री की डाउनवर्ड होती है, ये तो लिखे हुए हैं, है ना? ठीक है जी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है? जब दो कंट्रीज की अलग अलग इलास्टिसिटी हो। पता ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तुम तभी कर सकते हो ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, जब इनकी इलास्टिसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, लिखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन टू मार्केट्स हैव different elasticity of demand. Okay. Price discrimination means no change in output will lead to no change in output. सेकेंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की करवाई थी उसे नॉन लीनियर प्राइसिंग भी कहते हैं। नॉन लीनियर प्राइसिंग भी कहते हैं। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को, यस अनुपम, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली का? मैक्सिमाइज सेल एंड प्रॉफिट करने का। इसमें हमने जो एपी लर्नर का करा था ना फॉर्मूला, है ना, उसकी मोनोपोली पावर वेरी करती है 0 से 1 के बीच में, मतलब आंसर 0 से 1 के बीच में आता है। लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली, लर्नर का मोनोपोली पावर का इंडेक्स है 0 to 1। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने सजेस्ट किया है कि टैक्स और सब्सिडी मेथड लगाओ, टैक्सेस लगाओ, सब्सिडी लगाओ, मोनोपोली के प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए। ओके। सो ये हमारा, इसमें हमारा कौन सा क्या खत्म होता है बताओ? इसमें हमारा क्या खत्म होता है? परफेक्ट एंड मोनोपोली। और हाँ, और जो बाकी इसके कुछ पॉइंट्स है जो दूसरी पीडीएफ में मैंने करे हुए वो नहीं मैं करवा रही, ठीक है? अभी वो हम नहीं कर रहे, ठीक है जी। सो इतना पहले मैं आकर कल आपका इतने का टेस्ट लूंगी। इतने में आपने अपने आप को क्या करना है? परफेक्ट करना है। कैसे परफेक्ट करोगे? इसी को रिवाइज कर करके बार 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 बार। ओके, ठीक है जी। अब हम सेकेंड पॉइंट पर जाएंगे। अभी मैं थियोरी परफेक्ट और मोनोपोली के बाद बाकी दूसरे कंपटीशन अभी करवा रही, वो है भी छोटे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनको सीरियल वाइज पहले करवाऊंगी। अभी हम करेंगे वेज फंड, थियोरीज ऑफ वेजेस। थियोरीज ऑफ वेजेस जो है वो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स में आती है, आपकी इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाती है। मैनेजमेंट वाले बच्चों की कहां पर आती है वेजेस की थियोरी? मतलब उनके भी एक यूनिट में आती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है, आपकी स्पेसिफिकली लिखी नहीं भी होगी फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हेडिंग डाले वेज फंड थियोरी। वेज फंड थियोरी इज गिवन बाय एडम स्मिथ। ओके। वेज फंड थियोरी ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि वर्कर्स को वेजेस दो जो पहले से फंड बनाया हुआ है पैसों का, उसमें से फंड लिखा हो ना, नाम वेज फंड थियोरी, नाम से क्लियर हो गया कि जो उन्होंने फंड क्रिएट करा हुआ है उसी में से उनको पैसा निकाल के दो। मतलब फंड का मतलब फंड कब होगा? जब आप सेविंग करोगे। मतलब वेजेस वर्कर्स को दो सेविंग में से, सेविंग में से वर्कर्स को वेजेस दो। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? नाउ एडम स्मिथ ने क्या करा है? सो एडम स्मिथ ने ये बोला है अगर वेज फंड ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेजेस भी ज्यादा होंगी, सिंपल है, फंड ज्यादा होगा तो वेज फंड भी ज्यादा होंगी, है ना? और ये थियरी सेविंग से निकला, इतनी सी बात ही करनी है बस इसमें। और ये हाँ, सबसिस्टेंस थियरी, नेक्स्ट हेडिंग डालो सबसिस्टेंस थियरी। सबसिस्टेंस थियरी इज गिवन बाय डेविड रिकार्डो एंड इसे पॉपुलर करा थॉमस मैल्थस ने। थॉमस मैल्थस, MALTHUS। सबसिस्टेंस थ्योरी का मतलब है कि इसमें 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 अब पहले आपने ये बात रखना है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फास्टर रेट में, इसकी पहले अजम्पशन लिखो, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट फास्टर रेट, फूड प्रोडक्शन includes law of diminishing return, diminishing return, food production is subject to law of diminishing return। सबसिस्टेंस का मतलब होता है, सबसिस्टेंस मतलब जो उनको जीने के लिए चाहिए, ठीक है जी। सो इसको सबसिस्टेंस वेजेस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 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 हम वर्कर्स को वेजेस उनके सबसिस्टेंस लेवल से ज्यादा देंगे, मतलब उम्मीद से ज्यादा देंगे, उनके सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस मतलब जो रहने के लिए जरूरी है, मतलब बेयर मिनिमम, अगर हम उनको मिनिमम से ज्यादा वेजेस देंगे तो वर्कर्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि अट्रैक्शन होगी कि मुझे भी मतलब इस फैक्ट्री में काम करना है, तो वर्कर इंक्रीज होंगे। वर्कर इंक्रीज होने से वेजेस कम हो जाएंगी, वेजेस कम होने से आप सबसिस्टेंस लेवल से भी नीचे चले जाओगे। समझ लगा रीजन? और उल्टा भी अगर हम करें तो भी गलत है। अगर वर्कर्स को उनको मिनिमम से भी कम देंगे तो वर्कर्स कम हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी, शादी नहीं होगी, तो वेज रेट फिर से सबसिस्टेंस तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमें हर केस में मिनिमम वेज ही देनी है, ना कम देना है ना ज्यादा देना है। क्लियर हुआ? इसे आयरन लॉ ऑफ वेज भी कहा जाता है, ब्रेजन लॉ ऑफ वेज भी कहा जाता है। मिनिमम वेज का मतलब सबसिस्टेंस वेज होता है। आयरन लॉ ऑफ वेज एंड ब्रेजन लॉ ऑफ वेज, ब्रेजन लॉ ऑफ वेज। क्लियर हुआ? यस और नो? आयरन लॉ ऑफ वेज, ब्रेजन लॉ ऑफ वेज। ओके, देन कम्स सरप्लस वैल्यू। हाँ जी बोलो। ब्रेजन, BRAZEN। हाँ जी, वर्कर। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे ना। मैं बोलूं मेरे पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, मेरे पास एक ही एम्प्लॉय है, मैं तुम्हें सारा पैसे उसे दूंगी ना, लेकिन दो एम्प्लॉयज हो जाएंगे तो 50-50 हो जाएंगे ना। अगर तुम्हारा एक घर है, तुम्हारे दो भाई हैं, तो जायदाद दो भाइयों में बटेगी ना। अब वर्कर्स दो हो गए, दो भाई, लेकिन अगर एक ही भाई होता तो सारे पैसे उसको जाते ना, ज्यादा उसको जाता ना, पूरी प्रॉपर्टी उसको जाती ना। क्लियर हो गया? ज्यादा लोग, डिवाइड हो जाएगा ना। कौन सी लाइन? ब्रेव। वही कि भूख मरेगी, डेथ डेथ होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, है ना। इसको सबसिस्टेंस लेवल भी कहा, फिर दोबारा से सबसिस्टेंस लेवल पर आ जाएगा ना, इसलिए इसे पहले सबसिस्टेंस लेवल पर ही रखो, मिनिमम ही दो। इसे आयरन लॉ ऑफ वेजेस और ब्रेजन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं। नाउ सरप्लस वैल्यू ऑफ थियरी, ये कार्ल मैक्स ने दिया है। सरप्लस वैल्यू थियरी, ये कार्ल मैक्स ने दिया है। इस सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस में बोला गया है, ये अजम्पशन है कि दूसरे आर्टिकल्स की तरह लेबर भी एक आर्टिकल है जिसे हम खरीद सकते हैं पेमेंट देकर। ओके ओके, ठीक है। मतलब सरप्लस वैल्यू थ्योरी का मतलब है कि हमने जो सर मतलब जो सबको देने के बाद जो बचता है वो वर्कर्स को दे दो, सरप्लस जो बचा। समझ गए ना? जैसे
ऑनर को इतना प्रॉफिट चाहिए, उसने ले लिया, फिर उससे जो बाकी बचा, ठीक है ना, सरप्लस, क्योंकि मेन तो ऑनर को जाता है ना, जो सरप्लस है देने के बाद वो उसको मिल जाएगा। सो सब्सिस्टेंस लेवल विच इज एट लेस प्रोपोर्शन टू टाइम लेबर टेक्स टू प्रोड्यूस आइटम, मतलब उनको आर्टिकल की तरह समझो, उनको पेमेंट दो, उनको परचेज कर लो, ठीक है जी, उनको वेजेस देकर। और सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस का मतलब है कि हमने जो सबको देने के बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है जी, वो सरप्लस किसको जाएगा, ऑनर को जाएगा, ऑनर को जाएगा, ऑनर को जाएगा। मतलब पहले वर्कर्स को पैसा देंगे, फिर बचा हुआ पैसा ऑनर को जाएगा, वर्कर को जितना उनका मिनिमम बनता है, इसमें भी मिनिमम है, लेकिन सरप्लस की बात इसलिए कही गई है कि एक्स्ट्रा जो बचा है वो किसको दो, किसको दो, ऑनर को, ऑनर को। नाउ रेजिडुअल क्लेमेंट थियरी। हाँ जी बोलो। हाँ सरप्लस बोलेंगे, यस, ठीक है ना। अब रेजिडुअल क्लेमेंट थियरी लिखो, रेजिडुअल क्लेमेंट थियरी, ये फ्रैंकिस ए वॉल्कर ने लिखा, और इनके आपने ऑथर्स के नाम याद करने हैं, कर रहे हो याद साथ साथ, ये ना हो सिर्फ लिखते जाओ, समझ रहे हो ना। 14 को मिनट बच गए हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग मतलब जितना भी, आई थिंक 20 मिनट है, जितने भी 14 13 14 जितने भी, आई थिंक जब भी खत्म हो जाएगा, तो मुझे यही आज के टॉपिक में लास्ट में करवाना है, तो ये खत्म हो जाए बस। फ्रैंकिस वॉकर ने दिया है, वॉल्कर, WALKAR, इसने बोला कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एवरीवन नोज अबाउट इट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उसने बोला कि बाकी सारे फैक्टर्स, all 3 factors are rewarded, but remain left is worker paid wages to workers। मतलब लैंड वालों को इंटरेस्ट दे दिया, कैपिटल वालों को पैसा दे दिया, एंटरप्रेन्योर वालों को प्रॉफिट दे दिया, तो जो बचा वो वेजेस वर्कर्स को दो। इसने बोला बचा कुचा वर्कर्स को दो। ऊपर सरप्लस किसको मिल रहा था, ऑनर को ना, यहां पर रेजिडुअल मतलब बचा कुचा वर्कर्स को दो, बचा कुचा वर्कर्स को दो। ओके समझ लगा। सो वर्कर को रेजिडुअल क्लाइमेंट बोला गया है, वर्कर इज अ रेजिडुअल क्लेमेंट, क्लेमेंट। देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी लिखो, हेडिंग डालो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये फिलिप्स हेनरी विक स्टील ने एंड जॉन बेट्स क्लार्क ने दिया है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, फिलिप्स हेनरी विक स्टील इंग्लैंड के हैं ये, एंड जॉन बेट क्लार्क ये यूएसए के हैं। इसका, इस थ्योरी का मतलब है कि वेजेस डिटरमिन होगी ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट वर्कर ने कितनी प्रोडक्शन करी, प्लीज राइट इट डाउन, उसकी प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगा, समझ गए ना, लास्ट वाले। हाँ यस, रिकॉर्डिंग मिलेगी अंशुल इसकी। समझ गए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का क्या मतलब है, और आप बोल सकते हो वॉइस नोट के थ्रू, मतलब माइक ऑन करके। नहीं नहीं, ये 2 बंदों ने मिलके दिया, एक बंदा इंग्लैंड का है हेनरी विक स्टीड, और एक जॉन बेट्स क्लार्क, ये यूएसए का है, दोनों ने मिलकर दिया है, एक इंग्लैंड का है, एक यूएसए का है, दोनों फ्रेंड्स है, हेनरी विक स्टीड एंड जॉन बेट्स क्लार्क, ठीक है जी। समझ लग गया ये, अनुपम, आकांक्षा, अंशुल, लक्ष्मी, अर्चना, क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट इज बार्गेनिंग थियरी ऑफ वेजेस, ये जॉन डेविडसन ने दिया है, बार्गेनिंग थियरी ऑफ वेजेस। ये बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स या ट्रेड यूनियंस या एम्प्लॉयज के ऊपर डिपेंड करता है कि बार्गेनिंग पावर इनकी कितनी अच्छी है, मतलब जितना बार्गेन कर लो उतना आपको, मतलब अगर वर्कर ज्यादा बार्गेनिंग कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा वेजेस उनको मिलेगी, कम बार्गेनिंग कर पा रहे हैं तो कम वेजेस मिलेंगी, ठीक है जी। मतलब अगर इंप्लॉयर स्ट्रांग है तो कम वेजेस मिलेंगी, अगर इंप्लॉइज दैट इज वर्कर्स स्ट्रांग है तो ज्यादा वेजेस मिलेंगी। क्लियर हो गया। सेवेंथ theory is discounted marginal productivity theory।
डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी, इसे दिया है टाउसिग ने। टाउसिग ने, स्पेलिंग लिखो, TAUSSIG, टाउसिग ने। ओके, इसने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का मॉडिफाइड वर्जन दिया है। ठीक है जी। कहते जो वेजेस होती है लेबर की, ये मार्जिनल प्रोडक्ट पर नहीं डिपेंड करती है, डिस्काउंटेड मार्जिनल प्रोडक्ट पर करती है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। कहते जो मतलब वर्कर्स ने मार्जिनल प्रोडक्ट कमाया, मतलब जो लास्ट वर्कर ने जितनी मेहनत करी, सारा सारा थोड़ी दे देंगे, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत मतलब लंबा उसने काम किया होता है, सेल्स में भी टाइम लगता है, प्रोडक्शन में भी टाइम लगता है। ठीक है जी। और लेबर्स बहुत गरीब है, वो वेट नहीं कर सकते कि कब प्रोडक्ट बिकेगा, कब उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट का बेनिफिट है उसको मिलेगा, है ना। तो इसलिए एम्प्लॉयर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का पूरा पैसा नहीं देता। ओके, सो इसलिए वर्कर्स क्योंकि इतनी देर तक वेट नहीं कर सकते, उनको उसका रिस्क नहीं लेना, तो इसीलिए उनको एडवांस में पेमेंट मिल जाती है, और फाइनल आउटपुट में से एम्प्लॉयर कुछ परसेंटेज काट लेता है। सिंपल, मार्जिनल में पूरा पूरा मार्जिन मिल जाता था ना, इसमें डिस्काउंट, उसका डिस्काउंट काट के मिलेगा। समझ गए। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट थ्योरी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी इज गिवन बाय H. Gitelman, GITELMAN, Gitelman। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, एडुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ द वर्कर, जो उसने लाइफ टाइम ऑफ द वर्क में करा है। ठीक है जी। सो गिल्टमैन ने बोला है कंपेंसेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि वर्कर ने कितना उसको एक्सपीरियंस है, कितनी उसको एडुकेशन है, कितना उसको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। समझ गए ना, मतलब जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा ट्रेनिंग मिली है, ज्यादा एडुकेशन है, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओके, सो मतलब आप ज्यादा ट्रेनिंग लो, आप ज्यादा मेहनत करो, आप ज्यादा पढ़ाई करो, आपको वेजेस ज्यादा मिलेंगी। समझ गए सभी बच्चे, समझ गए सभी बच्चे। तो यहाँ से हमारी वेजेस की थ्योरी भी डन होती है। पिछली बार शायद नहीं आई थी पेपर में, है ना, तो इस बार आने के इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि कॉमर्स वालों को, मैनेजमेंट वालों को वेजेस की थ्योरी आ सकती है। इन 8 से बढ़कर कोई वेजेस नहीं है। कई कई जगहों पर कई कई टीचर्स आपको 4 करवाएंगे, कोई 5 करवाएंगे, मैंने टोटल कितनी करवाई है, 8। ये 8 थियोरीज और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में परफेक्ट इस लास्ट टाइम आया है, तो इस बार मोनोपोली के चांसेस है ना, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक में और ओ सॉरी ओलिगोपोली में भी। किसका एग्जांपल दूं बच्चा, इन्वेस्टमेंट का ये एग्जांपल हो गया ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप ही हो, अगर लेट सपोज आपने, जैसे मैंने 5 साल काम किया है किसी इंस्टीट्यूशन में, तो अब मैं, वो वर्कर ज्यादा एक्सपीरियंस वाली होगी ना, तो मुझे आगे चलकर वहां से मैं ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ ना, अगली जब मैं कंपनी में जाऊंगी। ये मतलब है सिंपल। आपने, अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आपको नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, बट डिपेंड करता है, रिटायर्ड वालों को ज्यादातर कम ही मिलती है, क्योंकि वो थोड़े ओल्ड एज हो जाते हैं। यहाँ पर वर्कर की बात हो रही है, वर्कर क्योंकि एक तरीके का मैनुअल काम करता है, तो उसमें यंगनेस फिर भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत काम करने के लिए। ठीक है ना, ये यहाँ पर इतना रिटायरमेंट वाली स्टेज पर नहीं जाना, फिर भी जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको कम एक्सपीरियंस से ज्यादा पैसे मिलेगा, दैट्स द केस। ओके, क्लियर हो गया सबको। हाँ जी। बार बार्गेनिंग बार्गेनिंग वाले में हमने नहीं बताया, राइटर मैंने जॉन डेविडसन बताया, जॉन डेविडसन। ओके,